स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे चारों बच्चे जो कि हैलोवीन को सेलिब्रेट करते हुए अब अपने अपने घर की तरफ आ चुके थे और डस्टिन को अपने डस्टबिन में कुछ मिला था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, जहां पर हम डस्टिन को देखते हैं जो कि अपने घर में आया था और उसके पास अपनी गोस्ट बस्टर ड्रेस का एक बॉक्स था जिसमें गोस्ट पकड़ा करते थे, लेकिन उसके अंदर इसने वही क्रीचर को रख रखा था। रूम में जाने के बाद हम उस क्रीचर को देखते हैं जो कि इस वर्ल्ड का तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये क्रीचर थोड़ा बहुत डेडपूल जैसा दिखाई दे रहा था, यानी कि मेंढक के बच्चे जैसा, जिसके अभी तक पैर वगैरह नहीं निकले होते हैं और साथ ही में ये काफी ज्यादा स्टिकी भी होते हैं। डस्टिन अपने टॉर्टॉइस को बाहर निकाल के इस क्रीचर को उसी के अंदर रख देता है और उस पे लाइट स्टार्ट करता है, लेकिन ये क्रीचर डर के मारे छुप जाता है। तब डस्टिन को पता चलता है कि इस क्रीचर को गर्मी नहीं पसंद है और खाने में कैंडीज पसंद है। जिसके बाद सीन थोड़ा पास्ट में शिफ्ट होता है कि एल को हॉपर ने आखिर ढूंढा कैसे था। एल यहाँ पे रात के अंधेरे में फॉरेस्ट में ऐसे ही घूमा करती थी। तब एक दिन उसे हॉपर मिलता है और उस दिन के बाद से हॉपर एल को अपने साथ ले आया था। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे थे। एल यहाँ पे अभी भी गुस्से में थी क्योंकि उसको बाहर नहीं जाने दिया गया था। हॉपर उसे शांत करता है और कहता है कि हम एक दिन जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार एल गुस्से में आ जाती है क्योंकि ये बात वो पिछले 1 साल से सुन रही थी और अब तक भी घर के अंदर ही बैठी थी। हालांकि यहाँ पे हॉपर की भी गलती नहीं थी, वो एल को बस बचाना चाहता था बुरे लोगों से कि अगर लैब वालों को एल के बारे में पता चल गया तो वो इसे ले जाएंगे। लेकिन एल ये बात अंडरस्टैंड नहीं करती और हॉपर पे गुस्सा करती है। अपनी पावर से हॉपर के ऊपर सारा खाना गिरा देती है और दरवाजे को जोर से बंद करके अपने रूम में चली जाती है। हम यहाँ पे जॉयस और बॉब को देखते हैं। जॉयस को कुछ काम था, इसी कारण वो विल को छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकती थी। बॉब चाहता था कि वो जॉयस के बच्चों से थोड़ी नजदीकियां बढ़ा सके, इसी कारण वो विल को छोड़ने के बहाने से अपने साथ ही ले गया। डस्टिन को जो क्रीचर रात में मिला था उसके बारे में जानने के लिए वो लाइब्रेरी से जाके काफी सारी बुक्स ले आता है ताकि वो इस क्रीचर के बारे में जान सके। बॉब यहाँ पे विल के साथ में फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और अपनी एक स्टोरी सुनाता है कि बचपन के अंदर उसे भी एक इंसान बुरी तरीके से डराया करता था। रात हो चाहे दिन हो, जैसे ही बॉब आंखें बंद करता तो वही इंसान उसकी आंखों के सामने आ जाता। विल इस बात को खुद से कनेक्ट कर लेता है क्योंकि उसे भी अपसाइड डाउन वाले मॉन्स्टर हमेशा सपनों में आया करते थे। विल बॉब से पूछता है कि आखिर इसके बाद क्या हुआ। हालांकि बॉब को पता था कि विल जैसी उम्र के बच्चे हमेशा किसी न किसी चीज से डरा करते हैं, इसी कारण बॉब की ये सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी थी। और वो विल को कहता है कि एक दिन मैं उस आदमी के सामने खड़ा हो गया और उसके बाद उसे जोर जोर से चिल्ला के भगा दिया। मैंने कहा आज के बाद यहाँ पे मत आना और चले जाओ यहाँ से। ये बहुत आसान था और उसके बाद से मुझे कभी बुरे सपने नहीं आए। विल को ये चीज बहुत आसान लगती है और उसे लगता है कि शायद वो भी अपने विजन से जीत सकता है। यहाँ पे मैक्स ल्यूकस से पूछती है कि आखिर विल को सब लोग ज़ॉम्बी बॉय क्यों बुलाते हैं। अब ल्यूकस और बाकी सारे बच्चों में यही तय हुआ था कि विल के बारे में कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा कि वो कौन सी दुनिया से वापस आया है, इसी कारण ल्यूकस मैक्स को भी कुछ नहीं बताता। यहाँ पे साइंस क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन डस्टिन आने में लेट हो गया था और बाकी तीनों बच्चों को इशारा करके बताता है कि हमें आज मीटिंग करनी है। इधर हम हॉपर को देखते हैं जो कि अभी तक अपने इन्वेस्टिगेशन में लगा था कि आखिर सारे फार्म खराब कैसे हो रहे हैं, वो कैसे जल रहे हैं। मार्किंग करने पे हॉपर को पता चलता है कि ये सारे के सारे फार्म हॉकिंस के लैब के आसपास ही है, यानी कि फिर से कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई है जिसके साइड इफेक्ट के कारण ये सारे फॉर्म जलते जा रहे हैं। यहाँ पे हम एल को देखते हैं जो कि फिर से इस बार अपनी आंखों पे पट्टी बांध के अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। रूम से बाहर आने के बाद उसे कुछ चीजें याद आती है और हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे हॉपर एल को लेके अपने पुराने घर में आया था जो कि काफी सेफ था और शहर से दूर भी था। ये दोनों मिलके पूरे घर को साफ करते हैं और रहने जैसा बनाते हैं। हॉपर एल को इंटरनेशनल कोडिंग समझना भी सिखाता है और कई सारे रूल्स भी बताता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है, पर्दे कभी नहीं खोलने हैं, दिन के वक्त तो कभी किसी को शक्ल नहीं दिखानी है, न किसी से बात करनी है। और साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए हॉपर ने इसी घर के बाहर अलार्म वायर भी लगा दिए थे। आज एल इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो हॉपर का हर एक रूल तोड़ने वाली थी कि अगर पर्दों को नहीं खोलना तो एल सारे पर्दों को खोल देती है, दिन में दरवाजे को नहीं खोलना तो एल दिन में दरवाजा भी खोल देती है, दिन में बाहर नहीं आना तो एल दिन में घर से बाहर भी आ जाती है और साथ ही साथ सिक्योरिटी वायर को भी पार कर जाती है। यहाँ पे हम स्कूल का गेमिंग रूम देखते हैं जहाँ पे स्टीव, बिली और बाकी काफी सारे लड़के एक साथ गेम खेल रहे थे। नैन्सी यहाँ पे स्टीव को बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, तुम्हारे कारण आज मैं स्कूल भी लेट आई, तुम आखिर मुझे लेने क्यों नहीं आए। तब स्टीव यहाँ पे क्लियर करता है कि हमारा ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा टॉक्सिक है, ये तुमने ही कहा था कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, बारबरा मेरी वजह से मरी है, तुम्हें ही जब सारी चीजें मेरे अंदर फॉल्टी लगती है तो फिर आखिर हम कैसे रहेंगे इस रिलेशनशिप में। नैन्सी कहती है कि वो सारी चीजें मैंने नशे में आके कही थी, ऐसा कुछ भी सीरियसली नहीं है। तो स्टीव कहता है अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर बताओ कि तुम मुझसे
मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो, लेकिन नैन्सी सच में स्टीव से प्यार नहीं करती थी। इसी कारण वो स्टीव को कुछ नहीं बोल पाती और स्टीव को भी अपना आंसर मिल जाता है। चारों बच्चे एक साथ थे और उस बॉक्स को ओपन करने वाले थे जिसके अंदर वो क्रीचर था। यहाँ पे इस टाइम मैक्स भी थी। सभी इस क्रीचर को देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसा दिखता है। डस्टिन बस बार बार यही कहता है कि इस एनिमल को उसने डिस्कवर किया है और अगर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो साइंटिस्ट उसे ही बताया जाए, यानी कि सारा क्रेडिट उसे मिलना चाहिए। लेकिन बाकी सारे बच्चे यही सजेस्ट करते हैं कि शायद हमें एक बार हमारे साइंस टीचर के पास में जाना चाहिए कि आखिर ये क्या क्रीचर है। तब डस्टिन कहता है कि मैंने इसका ऑलरेडी नाम डॉट रख दिया है। इसे गर्मी नहीं पसंद है, इसे कैंडी पसंद है और ये मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहता है। लेकिन बाकी दोस्त बताते हैं कि ये हार्मफुल भी हो सकता है, अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमने यहाँ पे एक चीज और नोटिस करी कि ये जो क्रीचर है ये धीरे धीरे टाइम के साथ में बड़ा होता जा रहा है। तभी यहाँ पे विल को विजन्स आने स्टार्ट होते हैं कि जो उसके मुंह के अंदर से क्रीचर निकला था, साथ ही साथ अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जो उसे आवाजें आती थी, ये सारी आवाजें डार्ट भी अपने मुंह से निकाल रहा है, यानी कि डार्ट अपसाइड डाउन वर्ल्ड से आया है। लेकिन विल अभी तक ये बात किसी को नहीं बताता। यहाँ पे जॉयस से मिलने के लिए बॉब आया था। बॉब और जॉयस आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बॉब कहता है कि मैं तुम्हें ये बात बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। असल के अंदर जो विल को हम लोगों ने कैमरा दिया था सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी वीडियोस में देख रहा था। तब मैंने देखा कि विल को कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे और वो डर के मारे वहीं पे गिर गया। जॉयस जैसे ये बात सुनती है तो वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं अभी की अभी चेक करूंगी और उन बच्चों को पकड़ के बुरी तरीके से मारूंगी कि वो आखिर विल को क्यों परेशान कर रहे थे। हॉपर यहाँ पे हॉकिंस के हेड के पास पहुंच जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि आपके लैब के आसपास के जितने भी फार्म है वो सारे जल चुके हैं और उन पे अलग ही तरीके का लिक्विड आ चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन? तब यहाँ पे ये हेड कहता है कि हमारी तरफ से यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है। जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा खुला था वहाँ पे भी कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करते। हॉपर कहता है कि मैंने अब तक खुद का मुंह इसलिए बंद रखा था क्योंकि आप मेरे हॉकिंस शहर को कुछ नहीं होने देने का वादा किया था। अगर आप इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो शायद मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा और आपके लैब की सारी सच्चाई बाहर तक ले आऊंगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप अपने सारे साइंटिस्ट को भेजें और वहाँ पे पता लगाएं कि आखिर हुआ क्या था। जिसके बाद सीन नैन्सी और जॉन पे शिफ्ट हो जाता है। नैन्सी यहाँ पे जॉन को स्टीव से रिलेटेड बात बताती है कि मैं आखिर और झूठा मोटा बिहेवियर नहीं कर सकती हूँ स्टीव के साथ में। मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ पे उस दिन होती बारबरा के पास में तो वो कभी नहीं मरती। जॉन भी नैन्सी को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा शायद कुछ नहीं हुआ होगा। और उस दिन जब जॉन नैन्सी को घर लेकर आया था तो ये बात भी नैन्सी को नहीं पता थी। यहाँ पे जॉन और नैन्सी वापस से अपने पुराने जोन में चले जाते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इनके साथ में जो इतना कुछ हुआ है इसके लिए चीजों को लेट गो बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि ये वापस से अपने मिशन को पूरा करेंगे। अगर हॉकिंस के लैब वालों ने इनके साथ बुरा किया है तो ये एक बार फिर से बारबरा के कारण अपना बदला पूरा लेके रहेंगे और अब तो ये बारबरा की मॉम को इन्फॉर्म भी करने वाले हैं कि आखिर बारबरा की मौत कैसे हुई थी। यहाँ हम एल को देखते हैं जो कि घर से बाहर आ चुकी थी और उसे एक बच्ची खेलती हुई दिखाई दे रही थी उसकी मॉम के साथ में। जॉयस यहाँ पे हॉपर से मिलने के लिए आती है और उसे सब कुछ बताती है। एल को यहाँ पे फिर से एक पास्ट का सीन याद आता है कि कैसे हॉपर उसे नाइट में स्टोरी सुनाया करता था। एक दिन एल को खुद की माँ के बारे में पता चला कि क्या उसकी भी माँ थी। तब हॉपर उसे कुछ नहीं बताता कि उसकी माँ कहाँ पर है, वो जिंदा भी है या नहीं है। बस हॉपर यही कहता है कि सबकी माँ होती है और वो भी उससे बहुत प्यार करती होगी। एल फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और स्कूल का रास्ता पूछती है, लेकिन ये लेडी एल से पूछती है कि बेटा तुम आखिर यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। तब एल उस लेडी का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ के झूले को जोर जोर से घुमाने लगती है अपनी पावर से और एक ही सेकंड में वहाँ से गायब भी हो जाती है। यहाँ जॉयस उसी टेप को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और बॉब से गाइडेंस लेती है। जब वो रिकॉर्डेड वीडियो स्टार्ट होता है तो जॉयस अपने बेटे विल को देखती है कि कैसे उसे कुछ बच्चे परेशान तो कर रहे थे लेकिन उनका फेस उसे नहीं दिखाई दे रहा था और नीचे गिरने के बाद में विल के सामने आसमान में एक अलग ही तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। तभी जॉयस को एक सेकंड के लिए क्लिक होता है। वो विल की पेंटिंग लेके आती है और एक खाली शीट लेके आती है। उस खाली शीट पे वो उसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करती है और विल के पेंटिंग से मैच करती है। तब जॉयस का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि तब उसे पता चलता है कि विल अब तक झूठ नहीं बोल रहा था। ऐसा कोई बड़ा सा मॉन्स्टर है जो कि उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर रहने वाला ये मॉन्स्टर जरूर विल को कुछ चीज ही बता रहा हो। यहाँ पर अब ये सारे बच्चे डिसाइड कर चुके थे कि इन्हें अपने साइंस टीचर के पास में जाना है, लेकिन तब तक विल ने ये सारी बातें माइक को बता दी थी कि उस क्रीचर से निकलने वाली आवाज उसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड से आने वाली लग रही थी। साथ ही साथ ऐसा ही क्रीचर उसके मुंह से भी निकला था लेकिन उसके पैर नहीं थे। तभी वहाँ पे माइक आता है और उस बॉक्स को अपने साथ ही ले जाता है। ये चारों अब वापस से एक साथ बात करते हैं कि क्या हो कि अगर ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड से आया हो। सभी एक साथ कहते हैं कि इसे मार देना चाहिए, लेकिन डस्टिन को जब ये क्रीचर मिला था तो उसे बहुत पसंद आया था, इसी कारण वो डॉट को नहीं मारने देना चाहता था। जैसे ये लोग बॉक्स खोलते हैं इस टाइम पे इन लोगों ने मैक्स को
रूम के अंदर नहीं लिया था, मैक्स रूम से बाहर बैठी थी और उसी टाइम मैक्स एक पेन से दरवाजा खोल ही देती है। हम उस टाइम डार्ट को भी देखते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, साथ ही साथ उसके पेट में से उसके 2 पैर और भी बाहर आ चुके थे। सभी एकदम से डर जाते हैं, उसे मारने के लिए भागते हैं, लेकिन तब तक डार्ट वहाँ से भाग चुका था। यहाँ पे जॉन और नैन्सी भी एक साथ थे। जॉन यहाँ पे नैन्सी को कहता है कि अब तुम्हें कॉल कर ही देना चाहिए। नैन्सी यहाँ पे बारबरा की मॉम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे बारबरा के बारे में आपसे बात करनी है और ये बात हम दोनों मिल के करेंगे। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ कि बारबरा आखिर कहाँ पर है। हॉकिंस की टीम वालों ने अभी तक भी कॉल रिकॉर्डिंग्स करना बंद नहीं करे थे, इसी कारण नैन्सी का ये सारा कन्वर्सेशन वो लोग सुन लेते हैं। यहाँ पे हॉपर के कहने के बाद हॉकिंस के हेड ने अपने साइंटिस्ट यहाँ पे भेजे थे इस पूरे फार्म को चेक करने के लिए, और तभी हॉपर के पास अपने असिस्टेंट्स के कॉल आते हैं कि यहाँ पे एक लेडी बता रही है एक छोटी सी बच्ची मिली थी इन्हें और उस बच्ची के पास में सुपर नेचुरल पावर थी जो कि एकदम से गायब भी हो गई। हॉपर के असिस्टेंट हॉपर को यही बताते हैं कि ये वही रशियन गर्ल है। असल के अंदर पहले जब एल के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत कुछ पता चला था तो सभी लोगों ने एल को एक रशियन गवर्नमेंट की गर्ल से कनेक्ट किया था कि ये गर्ल हॉकिंस शहर को बर्बाद करने के लिए यहाँ पे आई है, जो कि रशिया ने यहाँ पर भेजी है। हॉपर को ये बात पता चलते ही उसे लगता है कि एल घर से बाहर आ चुकी है, इसी कारण वो यहाँ से फुल स्पीड में निकलता है। दूसरी तरफ एल स्कूल में पहुंच चुकी थी और बड़ी खुशी खुशी माइक को ढूंढने लगी थी। यहाँ पे एक तरफ माइक गेमिंग रूम में पहुंचा था, वहीं पे दूसरी तरफ विल वॉशरूम के अंदर चेक कर रहा था और उसे डार्ट मिल जाता है और वो सभी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है कि डार्ट मिल गया है और मैं इस टाइम पे कहाँ पर हूँ। विल फिर से डरने लगा था क्योंकि उसे वापस से अपसाइड डाउन वर्ल्ड की फीलिंग आने लगी थी। यहाँ पे माइक को जब वो क्रीचर नहीं मिला था तो वो इस गेमिंग रूम से बाहर जाने वाला था, तभी वहाँ पे मैक्स आ जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है कि तुम आखिर मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो। तो माइक कहता है मैं तुमसे चिढ़ता नहीं हूँ, बल्कि मुझे लड़कियों के साथ नहीं रहना है। हमारे ग्रुप में सिर्फ एक मेंबर थी और हम उसे ही हमेशा अपने साथ रखेंगे। वो हालांकि इस टाइम पे हमारे साथ नहीं है, इसी कारण हम तुम्हें इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर सकते। तब यहाँ पे मैक्स कहती है कि आखिर वो लड़की कहाँ पर गई है और वो कौन थी। मैक्स माइक के साथ में यूं ही बातें कर रही थी और यही चीज एल अपनी आंखों से देख लेती है। एल को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एल के जाने के बाद में माइक की दोस्ती किसी और लड़की से हो गई है। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो मैक्स को नीचे गिरा देती है। तभी माइक को एकदम से फील होता है कि एल आस पास में ही है। माइक जाके देखता भी है लेकिन एल उसे कहीं भी नहीं मिलती है। यहाँ पर हम विल को देखते हैं जो कि इस टाइम में वॉशरूम में था और डार्ट के सामने ही खड़ा था, मानो कि डार्ट उसके ऊपर अटैक कर चुका था और उस अटैक से बचने के लिए विल वहाँ से काफी तेजी से निकलता है और ये पूरा कॉरिडोर वापस से अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर चेंज हो जाता है। विल उस जगह से भाग चुका था और तभी डस्टिन वहाँ पे पहुंचता है और वो डार्ट को अपने एक बॉक्स के अंदर रख लेता है। जब सारे बच्चे आते हैं तो डस्टिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर डार्ट कहाँ गया है। इसका मतलब था कि डस्टिन ने उन बच्चों से छुपा के डार्ट को अपने पास रख लिया। विल भागता भागता स्कूल से बाहर आ जाता है और उसे बॉब की बात याद आती है कि कैसे उसे इस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होना है और जोर जोर से चिल्लाना है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे वापस कभी मत आना। विल भी यही चीज ट्राई करने की कोशिश करता है कि आखिर वो कब तक डरेगा, कभी तो उसे इस मॉन्स्टर का सामना करना ही पड़ेगा। और माइंड फ्लेयर यहाँ पे विल के सामने खड़ा था। विल तभी यहाँ पे चिल्लाने लगता है कि चले जाओ यहाँ से। माइंड फ्लेयर ने विल के ऊपर अटैक कर दिया था और एक स्ट्रोम की तरह वो विल की बॉडी के अंदर घुसता ही जा रहा था। विल वहाँ पे एक तरीके से फ्रीज हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आता। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है गाइज। तो क्या विल यहाँ पे मारा जाएगा या फिर ये मॉन्स्टर विल के अंदर जा चुका है या फिर ये सब कुछ एक विजन्स है गाइज, ये सारी चीजें तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।